एनाटॉमी क्या होती है ये तो बता ही दो। में तो आज ही नहीं बनी यहाँ पे। एनाटॉमी क्या होती है? तू दस तू तो बायो में तेरे यू टेल मी व्हाट इज एनाटॉमी। चलो कोई गल नहीं मान लेने ये भी मनने च की हर्ज है मैंने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एनाटॉमी और करोगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हुआ ना ह्यूमन बीइंग तो नहीं हुआ। ह्यूमन बीइंग को पता है एनाटॉमी क्या होता है। क्वेश्चन तो इतने आता है कि एनाटॉमी नहीं किया ऐसे नलायक फौज मेरे को इकट्ठी हुई है और सारे फिजिकल में इतने प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं ना वाकई बहुत प्यारे आते हैं जिन्हें तो कोई नहीं ना पूछता वो सारे ऐसे सामने है गया फिजिकल में है ना। एनी हाउ नो प्रॉब्लम एट ऑल। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ह्यूमन और अ लिविंग बीइंग। समझ में आ गया? किसी भी लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चर के बारे में उसकी बनतर के बारे में मैं पंजाबी हिंदी दोनों में बोल देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आसान हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ठीक है। तुम्हें जिस चीज में समझ आएगी वो मेरे लिए इजी ठीक है। आई हैव माय पर्पस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग ठीक है ना बच्चे। यहाँ पर है किसी भी चीज के स्ट्रक्चर लिविंग नॉट नॉन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है ना उसे कहते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। अब वो क्या हुआ फिजियोलॉजी क्या होगा है उसके सिस्टम का बारे में यानी कि फंक्शनिंग के बारे में। स्ट्रक्चर एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है उसका फंक्शन हमारे शरीर के अंदर जो जो ऑर्गन्स हैं जो पार्ट्स हैं वो क्या काम करते हैं ठीक है ना। उनका काम क्या क्या है वो किसके अंदर आता है वो आता है हमारे फिजियोलॉजी। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आता है किन्सियोलॉजी। किन्सियोलॉजी क्या चीज है? बायोमैकेनिक क्या होता है? बायो मतलब लिविंग थिंग के बारे में मैकेनिक क्या मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में भी तो बेटा सारा मैकेनिज्म ही है ना एक तरीके से। लीवर ये दूसरा वाला लीवर नहीं जो हम पढ़ते हैं फल्क्रम लीवर वगैरह हमारी बॉडी किसी चीज को उठाती है लोड्स वगैरह को पढ़ते हैं ना तो क्या वजन उठाना टेक्निक कितने एंगल पे हम किस तरीके से उठाएंगे ये सारी चीज केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में चेंजेस और वर्किंग प्रोसेस को ठीक करना उसे हम फिजियोलॉजी के अंदर लाते हैं। अब ये चीजें याद होगी एनाटॉमी स्ट्रक्चर बस इतना वर्ड याद कर लो फिर तुम्हें याद हो जाएगा ठीक है ना। फिजियोलॉजी फंक्शन और दूसरे वो पूरे कैंसरोलॉजी जो है उसकी वर्किंग ऑर्डर कैसे है रिलेशनशिप ठीक है ना। वर्किंग ऑर्डर हमारी कैसी होगी। अब ये तीन चीजें जो है बेटा ठीक है ना ये तीनों चीजें इकट्ठे हुआ तो हम इसको पता क्या करते हैं कि ये अब है हमारे पास कि ये तीनों चीजों को अगर हम पढ़ लेते हैं तो उससे हमें बेनिफिट क्या है क्या इंपॉर्टेंस है इसका क्या महत्व है। अगर हमें अपने शरीर के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता उसके अंदर होने वाले फंक्शन के बारे में नहीं पता उनके द्वारा किए गए काम के बारे में नहीं पता तो हम अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते तो हम किसी चीज के बारे में क्या बता सकेंगे अपने बारे में नहीं बता सकते ठीक है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जब हमें एनाटॉमी पता हो फिजियोलॉजी पता हो किन्सियोलॉजी पता हो तो हमें सबसे पहली चीज जो है वो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंस इसकी सबसे पहली है अवेयरनेस और कम टू नो अबाउट आवर वेरियस ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑर्गन्स जो है वो अंदर है सारे ठीक है ना। अब वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करते हैं पर काम क्या करते हैं अगर एक भी उसमें से ठीक से काम नहीं करेगा तो बाकी का हाल तो बुरा हो जाएगा। जैसे मशीन का मैं बताती हूँ बार कि मशीन का अगर एक पार्ट लूज या नॉट परफेक्ट है तो उसका लोडिंग दूसरा लेता है इसका मतलब उसकी आउटपुट कम हो गई है अपना ओवरलोडिंग हो गया दूसरा पार्ट तो वो काम करना धीरे धीरे क्या है ज्यादा काम करने के कारण एक दिन वो भी खराब हो जाएगा
ठीक है ना। हमें सभी हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी ये सारी चीजें इम्यूनिटी बूस्ट करनी, ये क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले हमारी बॉडी को इनटॉलरेंस क्या है, हमारी बॉडी किस चीज़ को खा सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है, नहीं खा रहा है, हमें ये नहीं लेना, या हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की नॉलेज हमें इसके थ्रू मिलती है। पहला पॉइंट क्या है? About the various organs of our body to know about, हम टू नो अबाउट, या नॉलेज मिलती है हमें हमारे शरीर के भिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। ठीक है, दूसरी चीज इसी को ले लो, एनाटॉमी का पहला स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरा उनकी फंक्शनिंग के बारे में, जो मैंने फंक्शनिंग के बारे में पता चल गया। ठीक है ना। मान लो कि ये जस्ट एन एग्जांपल, कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, बच्चा है, उसे सांस फूल जाती है या ध्वनि, उसे पता है तो वो हमें बताएगा ना, आई एम नॉट सुटेबल फॉर दिस एक्टिविटी, या टीचर उसको उस एक्टिविटी में नहीं लेगा कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है, मैं इसको क्यों इस एक्टिविटी में, मैं उससे रिलेटेड ना लेकर मैं दूसरी किसी एक्टिविटी में उस बच्चे को डालूंगी जहाँ पर उसकी इस चीज की जो यूज है वो कम हो। सिलेक्शन ऑफ गेम्स जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। एक से एक इंटरलिंक कर लो ना, तुम्हें ऐसा नहीं हो। पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया अपना, फिर उसके फंक्शन के बारे में, जब हमें फंक्शन के बारे में पता चल गया, फंक्शन ये नहीं है खाने पीने का, बॉडी के फंक्शन के बारे में, तो हमें पता चल जाएगा टीचर जिसने भी ट्रेन करते हैं तुम्हें ट्रेन करना, वो सिलेक्शन ऑफ गेम में तुम्हारी हेल्प कर सकता है कि तुम ये बेटा ये गेम मत लो, ये एक्टिविटी मत करो, ये करो, इसमें तुम्हारी आउटपुट ज्यादा आएगी और तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिल गया आंसर। अपने आप कनेक्टिविटी होगी ना तीन चीजों की, तुम्हारे लिए भी इजी होगा, मेरे लिए भी समझाना इजी होगा। एक के साथ पॉइंट्स बनाना तुम्हारा काम, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इंटरलिंक कैसे होती है। ठीक है बेटा। अब चीजें जो है स्पोर्ट्स इंजरीज इसके साथ लेंगे। जब मुझे नॉलेज होगी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली मुझे ये किसी भी तरीके की चोट का मतलब सिर्फ आउटर नहीं होता, इनर इनकैपेबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है ना। मुझे पता है कि मैं एस्थमेटिक हूँ, मुझे रेस्पिरेटरी का होगा, तो मेरी तो इनहेल एक्सहेल में भी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस काम को पहले सैनिटाइज अब उससे क्या कर स्पोर्ट्स इंजरीज पे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो मैं नौकरी हूँ, नौकरी का मतलब जानते हैं, कई बच्चे हैं उनके घुटने जो है उनके घुटने जो है वो आपस में टकराते हैं, टेढ़े होते, पैर बाहर को निकले होते हैं, घुटने ऐसे थे, ये डिफॉर्मिटीज में तुम्हें पढ़ाती हूँ मैं, वैसे जनरल एग्जाम्पल दे दूँ। और ऐसे बच्चों की रनिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, वो भी आएगा ना लेसन, वो बता दूँगी। नॉक नहीं, नॉक मतलब एक दूसरे से टकराते हैं ना, नॉक नहीं है इसको, नॉक नहीं। ठीक है। अब ऐसे बच्चों की रनिंग में प्रॉब्लम है, अगर मैं इनको दौड़ाऊंगी, ये गिरेंगे, चोट लगेगी, मैं इनको अवॉइड करके इनको और ऐसी गेम दूँ जो इनके लिए बेटर हो और प्रिवेंशन भी हो इनको इंजरी से। चार पॉइंट याद हो गया आपको, स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन ऑफ गेम कर सकते हैं हम बच्चे, प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरीज हो सकता है। हो गए चार पॉइंट, याद हो गया ना तुम्हें। उसके बाद हमें, उसके बाद इसका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं, जब हमें कोई भी चोट या कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आए, उसकी मेडिकेशन करनी, उसकी थेरेपी करवानी, और उसके बाद उसको उसी कंडीशन में लाना जिसमें वो पहले है, बिल्कुल सही रूप में करना, उसे कहते हैं। मान लो किसी को फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, पहले उसकी सर्जरी या भगवान ना करे रिलीज डेथ हो, ठीक है ना, उसकी सर्जरी, उसकी मेडिकेशन हुई, उसके बाद उसकी थेरेपी हुई, उसके बाद दोबारा वो उसी कंडीशन में, प्रॉपर कंडीशन में अपनी नॉर्मल में आ जाता है, उसे हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। ठीक है, उसे सही कंडीशन में लाना, वो
हमने करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। कि ये बच्चा, इससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि ये बच्चे की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, हम इस पर लोडिंग कितनी डाल सकते हैं और ये हमें कितना बेटर आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट हमारा कितना अच्छा आ सकता है किसी भी एक्टिविटी में, तो वो हमें इसमें ये इम्पोर्टेंस, इसकी ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कि हम सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करवाने में, ट्रेनिंग क्यों है, पहले तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं, लेकिन उसको ट्रेन करने के टाइम में हमें पता चले कि इसमें तो ये चीज़ें हैं, तो हम उसको वो ट्रेनिंग नहीं देते। लेकिन हमें अगर पता चल जाए कि ये बच्चा इतनी लोडिंग कर सकता है, लोडिंग का मतलब भार उठाना नहीं, कितना प्रेशर लेकर ये काम को और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, हम उसको करवाते हैं। यही अगर आप अपने लिए ले लो, एग्जाम्स में भी यही होता है कि मेरिटोरियस से ये सारे ग्रुप्स क्यों होते हैं, हमें पता चल जाता है ये बच्चा इससे ज़्यादा ले लेगा, कई बच्चे उसके बाद डाइवर्ट हो जाते हैं, नहीं कर पाते, छोड़ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ों का काम जो है उसकी ये एनाटॉमी उसमें इम्पोर्टेंस नहीं आता है। अब समझ में आ गए, इतने पॉइंट समझ में आ गए आपको आराम से, हाँ, शुक्र है, ये आ गया। अब इनमें क्या होता है, इसके बाद हमारे पास हम जनरल चीजें ले लेते हैं, ये कुछ इसके पॉइंट्स थे, या इसके बाद भी फर्स्ट एड में, वो तो चलो है कि फर्स्ट एड के लिए भी ये नॉलेज प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम इसको कह सकते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जो हैं वो भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब हम आते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है, जो तुम्हें उस दिन ये पूछ रहा था कि मुझे बोन्स के बारे में बता दें। स्केलेटल सिस्टम देखा है बेटा, हड्डियों का ढांचा जिसे हम कहते हैं बायोमेट्री। अब उसमें आपने देखा होगा लिंक्स अलग से, बायोमेट यहाँ से पेल्विक बर्डल है, लेग्स है, लटक है, ठीक है ना। यहाँ हमारी जो हेड से लेकर सिर्फ यहाँ से लेकर जो वर्टिब्रा की लास्ट पॉइंट है स्पाइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ एक्सल, AXIAL। इसमें नियर अबाउट 80 बोन्स होती हैं, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तक, ठीक है। यहाँ से लेकर लास्ट वर्टिब्रा तक हमारी 80 बोन्स, ठीक है। ये वर्टिब्रा की सारी कौन सी है, हाँ वो सारी जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ होती है, एक थोड़ी वो पीसेस अलग अलग शेप में हैं, सारे एक शेप के भी नहीं हैं, ठीक है। कभी ऊपर जाके बायोलैब में देखेंगे। दूसरा आता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में मीन्स ये वाले आ गए हमारे, यहाँ से लेकर नीचे तक का पोर्शन सारा था, जो नियर अबाउट 126 बोन्स है, नियर। दो चीजें याद होगी, एक्सेल और अपेंडिकुलर। एक्सेल में हेड से लेकर लास्ट वर्टिब्रा तक है, और बाकी की लिंक्स वगैरह जो बाकी की चीजें हैं वो हमारी अपेंडिकुलर के अंदर है। याद होगी ना दो चीजें, अब तो नहीं भूलेंगे। अब हम चलते हैं कि उस दिन इसने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें बेचारा कह रहा था कि ये क्वेश्चन क्या आपने टेस्ट में मारा, दैट वाज अ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। मैंने ये क्वेश्चन मारा था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। अब क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, किस चीज को कहते हैं हिंदी में, किसको कहेंगे क्लासिफिकेशन, मैंने वही नहीं बताया। क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं, कैटेगराइज करना, कैटेगराइज करना किसी चीज को, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। जिसे हमने नॉर्मली भी आपने पढ़ा होगा वर्गीकरण हिंदी में बोलते हैं, ये किस कैटेगरी के अंडर आता है, ठीक है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। क्या बोल देते हैं बेटा, उसको वर्गीकरण बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। अब ये क्या है, क्लासिफिकेशन 5 तरीके से होती है, ठीक है। पहली है हमारे शरीर में लंबी जो बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स, देन शॉर्ट बोन्स, देन फ्लैट बोन्स, देन इर्रेगुलर बोन्स, देन सिस्मॉइड बोन्स। क्लासिफिकेशन 5 हैं, अब याद कर लो क्लासिफिकेशंस कितनी है बेटे, 5 हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इर्रेगुलर एंड सिस्मॉइड। सिस्मॉइड SEAMOID, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर में आ गई है बेटे,
क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 5 तरीके की होती है, ठीक है। वो है लंबी वाली बोन है, छोटी वाली बोन है, ठीक है, फ्लैट बोन है, इरेगुलर बोन है और सिस्मॉइड बोन है। अब ये तो चला गया ना, SESAMOID, सिस्मॉइड बोन, ठीक है। अब आता है जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? स्केलेटन सिस्टम जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, हम अगर इसका एग्जाम्पल लें, अगर किसी घर की वो करनी हो, हमने घर बनाना हो, तो क्या होता है, पहले उसका लकड़ियों का एक या लोहे का ढांचा जिसे बोलते हैं, उसे स्केलेटन बोलते हैं ना हम अपनी अगर आम लेमैन भाषा में बोलें। उसके ऊपर फिर क्या है, मसल्स, मांस चढ़ा हुआ है या कुछ है जो हमें ब्यूटीफुल लुक देता है हर एक को अलग तरीके से। अदरवाइज सारे का स्केलेटन तो सेम ही है, ठीक है ना। पहले चीज क्या देता है वो हमें देता है सपोर्ट, ठीक है, इट गिव्स सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये अगर बैकबोन नहीं हो गई तो फिर तो हम वही खत्म है ना, वहीं पे हम स्ट्रेट कैसे रहेंगे, चलेंगे कैसे अगर हमारी लेग्स नहीं है, हैंड मूवमेंट्स कैसे, हेड की अगर यहाँ की हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, हम मूवमेंट कैसे कर सकते हैं। इतनी बात अभिषेक समझ में आ गई कि ऊपर से जा रही है? पक्की गल है। अब दूसरी चीज ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। पहला है सपोर्ट करता है, दूसरी प्रोटेक्शन देता है। अब प्रोटेक्शन कैसे देता है? रिब केज देखा है, हार्ट को ढकने के लिए रिब केज है कि थोड़ी बहुत इंजरीज है उससे वो उसको सेफ रखता है, क्योंकि हार्ट इज अ थिंग जहाँ पर या लिवर जहाँ पर या हेड को कवर करने के लिए जो सबसे सेंसिटिव पार्ट्स हैं इनके ऊपर कवर है, कवच जिसको हम बोलते हैं, वो बनाए हुए हैं भगवान के द्वारा। क्लियर हो गया? प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हार्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है शेप देता है। शेप तभी आएगी ना, स्केलेटन सिस्टम नहीं है तो शेप कहाँ से आएगी? अब 3 चीजें कौन कौन सी हो गई? सपोर्ट हो गई, प्रोटेक्शन हो गई। अब ये साथ के साथ याद करवा रही हूँ अपनी तरफ से कि अगर घर जाके थोड़ी बार भी पढ़ोगे, 1-2 दिन लगातार अगर इसको एक बार भी पॉइंट्स को रीड कर लोगे तो भी ये लर्न हो जाएंगे प्रॉपर। इसमें कोई तुम्हें आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा। अब जब लेग्स और लिम्स की बात आई है तो वो हेल्पिंग लोकोमोशन मूवमेंट्स में हेल्प करता है। हम क्या है, हम ना एक्चुअली ध्यान नहीं देते, नहीं तो ये सारी चीजें इंटरलिंक ही हैं एक दूसरे से, कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रही कि उसको याद करना पड़े। अगर हम थोड़ा सा यहाँ से सोचें तो ये एक दूसरे के साथ है, सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, शेप दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी लोकोमोशन में, ठीक है, ये चीजें आ गई। अब इनके साथ क्या है, हमारी बोन्स के साथ ही अटैच हमारी मसल्स हैं, तभी हमारी लोकोमोशन में सॉफ्टनेस या मूवमेंट प्रॉपर होती है, ठीक है। इतनी बात अब समझ में आ गई? और कौन कोई बच्चा और भी आ रहा है? लेट में से वेट, ही इकलौता बच्चा ही आया है और कोई नहीं आया। ये ठीक हो गया। अब इतनी चीजें तुम्हें याद हो गई। अब मैंने तुम्हें जैसे वो बोला था एक्ट एज अ लीवर, तो तुम्हें समझ में आया था कि लीवर तो बॉडी का पार्ट है। लीवर जो है तुमने 4th या 5th नहीं तो 6th में साइंस में पढ़ा होगा, पत्थर उठाने के लिए एक आदमी के सरिया सा लगा, वो उससे लीवर है, दैट इज लोड उठाने के लिए। ये हमारे लीवर का भी काम। अब ये चीज उठानी है, हमें इसको पुल करना है, इसको उठाना है, या हम किसी चीज को, हमारी बॉडी एज ए लीवर भी काम करती है, एक्ट एज ए लीवर। हाँ, जो लीवर के 3 जो वो दिए हुए हैं, ठीक है ना, हाँ, उनमें से ये, ठीक है। कोई बात नहीं, तभी कहते हैं पिछला पढ़ाई आगे आते हैं, ठीक है। हो गई बात खत्म? इतनी चीजें तुम्हें इस चैप्टर की समझ आ गई? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब होता है कि जॉइंट्स कितने तरीके के हैं, वो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स था। अब जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? हाँ, कौन कौन से हैं? शाबाश, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं बेटे? 3 तरीके के जॉइंट है मेन। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। जॉइंट्स 3 तरीके के हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स 3 वेज हैं, मूवेबल, इमूवेबल और एक फ्री मूवेबल, इमूवेबल एंड स्लाइड, ठीक है।
अब क्या है, मूवेबल, ठीक है, यहां से तो मूव कर रही है, यहाँ नहीं ना मूव कर सकती, ये चीज नहीं कर सकती, ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये वाली चीज तो हमारी नहीं। अब समझ में आ गया? एक है मूवेबल, दूसरी है इमूवेबल और तीसरी है स्लाइड मूवेबल। थोड़ी सी हिल जाती है, पूरी तरीके से नहीं हिलता। अब इसके अंदर वो आते हैं बेटे कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो इमूवेबल में है, मूवेबल में है या स्लाइड में है। उसके अंदर नेम्स लिख लो बेटा। पहला नेम है हिंज जॉइंट। नहीं, ये टाइप्स है, फर्दर अब तुम्हें बताए जाएंगे कि कौन कौन से जो जॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर किस किस काम को करते हैं, ठीक है। हाँ, या क्लासिफिकेशन इसको भी बोल लो, ये क्लासिफिकेशन बताने लगी हूँ जॉइंट्स की। पहले बोन की थी, अब जॉइंट्स की, ठीक है। पहला है ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है बेटा। अब ग्लाइडिंग को हम प्लेन या प्लैनर भी बोलते हैं, प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं इसे, PLAN, या फिर प्लैनर जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। और ये कहाँ पर, ये देखो रिस्ट के यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है पाइवट जॉइंट, PIVOT। पाइवट जॉइंट, ये देखो जैसे मेरा नेक का यहाँ पर जाना, बैठी मैं यहीं पे हूँ लेकिन मैं यहाँ तक ऑन वन, ये है पाइवट जॉइंट। नेक इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद लिखो हिंज जॉइंट, HINGE, हिंज जॉइंट। ये मैं बच्चों को हमेशा ना एक ही एग्जाम्पल देती हूँ और वो देती हूँ दरवाजे का, कांच के दरवाजे का नहीं, ये दरवाजा जो है ये दोनों तरफ नहीं खुलता, एक तरफ ही खुलता है। ऐसे ही हमारी एल्बो है वो एक तरफ में, पीछे को नहीं जाती। ऐसे हमारी नी है वो एक तरफ से, ऐसे अगर याद दिलाऊंगी तो तुम्हें याद है। आप ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट याद हो गया। कहाँ पर है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट? एंकल पे है, ठीक है, यहाँ पे रिस्ट पे है। दूसरा हमारा पाइवट जॉइंट है, वो हम नेक का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट ले सकते हैं इसका। तीसरा है पाइवट जॉइंट, वो है हमारा नेक का। और हिप जॉइंट जो है वो एल्बो और नी का। याद हो गया बच्चे? इतना याद हो गया? थैंक यू। अब है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है बेटा, इसमें दोनों जॉइंट जो है, पहले तो चलो मैं तुम्हें जॉइंट, तुम्हें पता है क्या होता है, जहां पर 2 या 3 हड्डियां एक साथ जुड़ती हैं, ठीक है ना। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का क्या होता है, एक सी फॉर्मेशन होती है, एक बॉल होती है जिसका उसके अंदर फिक्स होना होता है, उससे क्या है ये मूवमेंट पूरी रहती है। इसका अगर एग्जाम्पल लेना हो, मैं किस चीज का तुम्हें दूं, ये मैं तुम्हें नॉर्मली उस चीज को ले रही थी ताकि तुम्हें दिमाग में रहे। वो जो छोटी छोटी बॉल्स होती है उसको क्या बोलते हैं, बेल बेरिंग, बॉल बेरिंग बोलते हैं ना, जिनकी मूवमेंट्स जो है या उन चीजों के हम आराम से कर लेते हैं फिक्सेशन के बाद, है ना। ऐसे हमारी ये वाली है हिप जॉइंट है, लेग को भी हम घुमा लेते हैं ना पूरा यहाँ से हिप जॉइंट से, ये बॉल एंड सॉकेट के अंदर, ठीक है। अब इतना याद हो गया बेटे, पक्की बात है। अब आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होता है बेटे, सैडल वैसे बोलते हैं घोड़े की गद्दी को फिक्स हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा थंब। थंब का ये खींचा जाता है, इसके अंदर फिक्स हो जाता है, ठीक है। ये है सैडल जॉइंट। चलो बेटा मैंने दे देना, थैंक यू टू